अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लखनऊ पैक्ट 1916 यानी 1916 में जो एक मुआहदा हुआ, पैक्ट हुआ मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान या दो सियासी जमातों के दरमियान यानी कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान। अच्छा, ये इस मुआहदे में कुछ ऐसे पॉइंट्स पे इत्तेफाक किया गया था यानी अग्रीमेंट हुआ था दोनों सियासी जमातों के दरमियान, जो आने वाले वक्त में जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनना था हिंदुस्तान का, उसमें वो पॉइंट्स शामिल किए जाने थे। वो सारे पॉइंट्स जो हैं जिन पे एग्री किया गया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखे गए, उसको यानी यूनाइटेडली जो है वो उनके सामने रखा गया, उनको भेजा गया कि ये शामिल किए जाएं जब भी हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। अच्छा, उसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं। उसके जो पहला पॉइंट है वो है सेंट्रल असम्बली के हवाले से, यानी कि जो मरकज़ी असम्बली होगी उसमें 150 मेंबर्स जो हैं वो होंगे, 150 मेंबर्स होंगे और उसको 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाएगा। उस असम्बली के अंदर जो लोग इलेक्ट होके आएंगे उन 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 वो 4/5 होंगे, यानी 4/5 मेंबर जो हैं वो अवाम के वोट से आएंगे और 1/5 जो हैं वो नॉमिनेटेड होंगे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको नॉमिनेट करेगी, नामजद करेगी। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस्तेहकाक होगा कि 1/5 मेंबर वो अपनी मर्जी से किसी को भी नामजद कर सकती है। तो ये सेंट्रल असम्बली जो है उसका काम था पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून बनाना। दूसरे नंबर पे जो जिस पॉइंट पे एग्री किया गया वो प्रोविंशियल असम्बलीज थी, यानी जो सूबों की अलग अलग असम्बलियाँ होनी थी उनके लिए भी अग्रीमेंट हुआ। उसमें भी यही फार्मूला रखा गया कि जो 1/5 मेंबर्स होंगे उनको नॉमिनेट किया जाएगा, यानी गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, नामजद करेगी जिसको मर्जी वो उस असम्बली का मेंबर बना देगी, उस प्रोविंशियल असम्बली का। और जो 4/5 मेंबर होंगे वो इलेक्ट होके आएंगे, यानी अवाम के वोट के ज़रिए वो आएंगे। अच्छा, इन दोनों असम्बलीज में यानी सेंट्रल असम्बली और जो प्रोविंशियल असम्बलीज होनी थी सूबों की अलग अलग, उसमें मुसलमानों की जो मिनिमम तादाद होगी 1/3 होगी, यानी 1/3 होगी मिनिमम तादाद जो है। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट हमें नज़र आता है वो सेपरेट इलेक्टोरेट का है, यानी कि मुसलमानों के लिए मेथड ऑफ इलेक्शन जो है वो अलग होगा, सेपरेट होगा। यानी कि जो भी उम्मीदवार मुसलमानों की सीट पर कॉन्टेस्ट करेंगे वो मुसलमान होंगे और उनको वोट भी मुसलमान जो वोटर्स होंगे वो करेंगे। तो इससे 100% चांसेस थे कि जो सीटें नामजद होंगी मुसलमानों के लिए, जो रिज़र्व होंगी मुसलमानों के लिए, उन पे मुसलमान ही इलेक्ट होके आएंगे, कोई हिंदू उन पे इलेक्ट नहीं हो सकेगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो अग्रीमेंट किया गया, यानी फर्स्ट टाइम जो है कांग्रेस ने वो माना था। 1909 में जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स थी उसके अंदर इसको अग्री किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन कांग्रेस ने इस पे अग्री नहीं किया था। जो हमें नेक्स्ट पॉइंट नज़र आता है वो प्रिंसिपल ऑफ वेटेज है, यानी वेटेज का असूल है। इसमें ऐसा होना था कि जिन सूबों के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी में थे वहाँ उनको ज़्यादा सीटें मिलनी थी और जिन सूबों में मुसलमान मेजॉरिटी में थे वहाँ उनको कम सीटें, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से कम सीटें मिलनी थी। यही जो है वो कांग्रेस के साथ होना था। जिस सूबे में जो हिंदू हैं या कांग्रेस के जो बाकी मेंबर्स हैं, ज़्यादा मोस्टली हिंदू थे, वो मेजॉरिटी में होंगे वहाँ उनको कम सीटें मिलेंगी उनकी पॉपुलेशन से, और जहाँ वो माइनॉरिटी में थे वहाँ उनको ज़्यादा सीटें मिलनी थी। तो ये एक और पॉइंट जो है वो अग्री किया गया लखनऊ पैक्ट 1916 में। जो नेक्स्ट हमें पॉइंट नज़र आता है वो है राइट टू वीटो, यानी वीटो करने का हक, यानी मुस्तरद करने का हक। अगर कोई बिल जो है असम्बली में पेश किया जाता है और वो किसी कम्युनिटी से रिलेटेड है, यानी मुस्लिम कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड है और उसके मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, उसमें से 3/4 मेंबर अगर उस बिल के अगेंस्ट वोट करते हैं तो वो बिल जो है वो पास नहीं किया जाएगा, उसको वीटो तस्वुर होगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये एक और बड़ा अहम पॉइंट था माइनॉरिटीज़ के लिए। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ है, यानी जो असम्बलीज़ थी, कानून साज असम्बलीज़ थी, उनके अख्तियारात को बढ़ा दिया गया। अब उनको ये पावर हासिल थी कि वो प्रोविजनल क्वेश्चन कर सकते थे, यानी वज़ीर जो पेश होते थे, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स वहाँ पे बैठे होते थे, उनसे क्वेश्चन कर सकते थे। उसके अलावा उनको फाइनेंशियल मैटर्स में भी इन्वॉल्व किया गया, उनके पास फाइनेंशियल पावर्स भी
आ गई। तो ये इस तरह करके जो प्रोविंशियल जो असेंबलीज़ के मेंबर्स थे उनकी जो पावर्स थी उनको इंक्रीज़ किया गया। तो ये एक और अहम पॉइंट था। अच्छा, उसके बाद जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी कि जो पूरे हिंदुस्तान की एग्जीक्यूटिव है वो किस पर मुश्तमिल होगी। जो गवर्नर जनरल था वो सेंट्रल यानी मरकज़ी जो इंतज़ामिया थी उसका हेड होगा, यानी पूरे हिंदुस्तान की जो इंतज़ामिया होगी उसका गवर्नर जनरल उसको हेड करेगा, लीड करेगा। यानी एग्जीक्यूटिव का काम यही होता है कि उसने कवानीन पे अमल दरामद करवाना है, तो वो गवर्नर जनरल करवाएगा और उसकी एक काउंसिल भी होगी। उस काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे उसमें से हाफ मेंबर्स जो हैं वो हिंदुस्तान से लिए जाएंगे, यानी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होगी जो उसको एड कर रही होगी, जो उसको हेल्प कर रही होगी इंतज़ामी मामलात को देखने में हिंदुस्तान के, वो आधे उसके मेंबर्स हिंदुस्तान से लिए जाएंगे। यानी पहले सारे के सारे जो है वो आउट ऑफ कंट्री यानी जो ब्रिटिशर्स होते थे उनको ही मेंबर्स बनाया जाता था, अब हिंदुस्तानियों को भी शामिल किया गया। अच्छा, उसके बाद जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव यानी सूबों की जो एग्जीक्यूटिव थी उसका हेड जो है वो गवर्नर होता था, यानी हर सूबे का अलग एक गवर्नर होता था, उसके पास वही पावर्स थी जो पावर सेंटर में गवर्नर जनरल के पास थी, यानी उसका भी वही काम था। तो उसकी भी एग्जीक्यूटिव थी, यानी हर सूबे का जो गवर्नर था उसकी भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उस काउंसिल ने उसको हेल्प करना था। तो उस सूबे की जो काउंसिल के आधे मेंबर होंगे जो वो लिए जाएंगे उसी सूबे से। ये भी एक नई एडिशन थी जो पहले ऐसा नहीं होता था, ज़रूरी नहीं था कि उसी सूबे से ही अरकान लिए जाएं। अच्छा, फिर जो है हम देखते हैं कि ये जो लखनऊ पैक्ट है इस पे कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया, यानी क्रिटिसाइज़ भी किया, जिनमें अल्लामा इकबाल भी शामिल हैं, उसके अलावा खलीकुज़्ज़मान भी शामिल हैं। उन्होंने इस पे क्रिटिसाइज़ किया कि इसमें जो मुसलमान हैं, जिन एरियाज़ में मुसलमान मेजॉरिटी में है वो वहाँ माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि हिंदू जो है वो डंडी मार गया, यानी कि वो मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर गया। तो ये चंद एक पॉइंट थे। अच्छा, इसकी अहमियत भी है। सबसे पहली अहमियत लखनऊ पैक्ट की ये है कि इसने मुस्लिम लीग को एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर सामने पेश किया, यानी जो कांग्रेस थी उसने पहली बार मान लिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की सोल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी वो इकलौती मुसलमानों को रिप्रेजेंटेटिव जमात है, और कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है। अच्छा, उसके अलावा जो लखनऊ पैक्ट है उससे जो मुसलमानों को सियासी फ़ायदा हुआ वो ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार जो है वो जुदागाना इंतखाबात का जो मामला है वो कांग्रेस ने अग्री कर लिया थे, वो मान लिया था, और उससे मुसलमानों को बहुत सारा पॉलिटिकल बेनिफिट भी हुआ था। अच्छा, उसके अलावा जो लखनऊ पैक्ट है उसकी अहमियत ये भी है कि कायदे आज़म जो है उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो टाइटल है वो दिया गया। सरोजनी नायडू ने उनको ये टाइटल दिया था कि वो सफ़ीर हैं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के, यानी उन्होंने ये कोशिश की है, उन्होंने ये एफर्ट की है और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान इत्तेहाद कायम किया है। तो ये इसकी अहमियत है। उसके अलावा इसकी एक और अहमियत ये है कि इससे कायदे आज़म की जो पॉलिटिकल सजेसिटी है, यानी उनकी जो बसीरत है, सियासी बसीरत, वो सामने आई कि वो कितने फार साइडेड थे, वो कितने बेहतर और एक ज़ेरक जो है वो सियासतदान थे, सोचने वाले थे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। तो ये चंद एक अहमियत के पॉइंट हैं लखनऊ पैक्ट के। उम्मीद करता हूँ आपने इससे इस्तेफ़ादा किया होगा।